हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन। ये हमारी पटवारी की जो परीक्षा आने वाली है, इसमें जो नया विषय जुड़ गया है, इसके बारे में बात करेंगे। आज के जो हमारा ये टॉपिक की जो हेडिंग होगी वो होगी असेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि परिसंपत्तियाँ और दायित्व। इस टॉपिक से, लायबिलिटीज़ और असेट्स से जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इससे पिछले वाला वीडियो आया था जिसमें डाउनलोड करने का मैंने कहा था कि आप पीईबी की वेबसाइट पे जाके पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड किए होंगे तो आपको 2017-2018 के पेपर आपको मिले होंगे, कुल 14 पेपर मिले होंगे। कुछ कमेंट आए थे कि 2020 तक ही पेपर मिल रहे हैं, उसके बाद नहीं है। तो देखो, उसके बाद भी एग्ज़ाम तो हुई है, यानी कि जनरल मैनेजमेंट ये जो 8 सब्जेक्ट आए थे ना एग्जाम में, तो उसके बाद भी एग्जाम तो हुई है, लेकिन वो पेपर अवेलेबल नहीं है। अब उनको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि अगर आपके रिश्तेदार, आपकी कोई फ्रेंड या कोई भी हो जिसने वो परीक्षाएं दी हो, 2021 में हुई है और 2020 में भी हुई है, अगर वो पेपर किसी ने दिए हैं और उनका रोल नंबर और एडमिट कार्ड अगर आपके पास हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीईबी की वेबसाइट से ही। अभी हम डाउनलोड करने के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर की लिंक क्लिक करते हैं, ठीक है। और अगर 2021 वाले पेपर डाउनलोड करने हैं तो हमको उसके जस्ट नीचे एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट करके एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे तो रोल नंबर भरने के लिए आएगा और एडमिट कार्ड का कुछ टैप, या मैं भूल रहा हूँ कुछ नाम है, उसको डालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो पेपर हमारे सामने खुल जाता है। कौन सा वाला? 21 वाला। यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लेटेस्ट वाला वो चाहिए पेपर के, मुझे तो लेटेस्ट वाला चाहिए कि इन 8 सब्जेक्ट में से लेटेस्ट कौन कौन से प्रश्न आए हैं, अगर वो चाहिए तो फिर आपको एक रोल नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा, एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसने वो एग्जाम दी हो, ठीक। साथ ही आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ की लिंक है। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, इनको जो हम पढ़ने वाले हैं, इनसे कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं, उसकी पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगी। पहले आप पूरा टॉपिक समझ लीजिए और उसके बाद हम जो है उन क्वेश्चंस को हल करेंगे, ताकि अगर इससे कोई प्रश्न आएगा तो हम, अगर रिपीट भी होता है और रिपीट नहीं भी होता है, कोई प्रश्न आता है तो हमको लगाने में, उसका उत्तर लगाने में आसानी होगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग हमने डाली है, क्या डाली है? हमने डाली है हेडिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं, असेट्स यानी कि परिसंपत्ति, इसके अंदर हम ये टाइप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में हम ये टाइप पढ़ लेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम सर्विस देखेंगे कि सर्विस क्या होता है। फिर हम देखेंगे गुड्स एंड सप्लाईज क्या है। फिर हम देखेंगे इन्वेंट्री, ये क्या चीज़ है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे उन प्रश्नों पर। तो असेट्स क्या होता है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। नंबर 1 हेडिंग है हमारी, असेट्स क्या होता है? ऐसी वस्तु या ऐसी कोई चीज जो हमको भविष्य में पैसा दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको असेट्स बोलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, अगर हम उसको ये सोच के करते हैं कि वो हमको भविष्य में पैसा देगी और अगर वो दे देती है तो वो असेट्स बन जाती है, ठीक। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें या तो व्यक्ति का असेट्स हो सकता है, मेरा खुद का असेट्स हो सकता है, या किसी कंपनी का, समूह का भी असेट्स हो सकता है, ठीक। उसके अलावा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये जो एग्जाम्पल है, अगर हम देखें कि असेट्स के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो असेट्स के एग्जाम्पल रहेंगे कि ऐसी जमीन जो हमने बहुत साल पहले खरीदी हो और अब उसकी प्राइस हाई हो गई हो। ऐसे बहुत सारे किस्से हम सुनते रहते हैं कि मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने सिर्फ मात्र 50,000 में या 5,000 में बहुत साल पहले ज़मीन खरीदी थी, आज उसकी कीमत लाखों में हो गई है। तो वो ज़मीन हो गई है असेट्स, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जब हम असेट्स को पढ़ा तो इसमें क्या है ना, ये जो ए नंबर का आपको दिया है असेट्स, आपने समझा, असेट्स मतलब होता है परिसंपत्ति या संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो आपको आने वाले भविष्य में क्या दे? आपको पैसा दे, वो असेट्स हो गया। उसके बाद देखते हैं ये जो करंट या लिक्विड असेट जो है, ये क्या है? करंट असेट्स या लिक्विड असेट्स, ठीक है। लिक्विड को क्या बोलेंगे? तरलता, है ना। लिक्विड असेट्स, ये जो असेट्स है ये क्या है? और ये जो नॉन करंट है, ठीक है, या जो फिक्स्ड है, वो क्या है? करंट असेट्स वो होगा जो 1 वर्ष या इससे कम समय में हमको पैसा दे दे। और नॉन करंट या फिक्स्ड कौन सा होगा? जो हमको 1 साल के बाद में पैसा दे, 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा हो हमको पैसा वापस आने में। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि असेट्स का मतलब होता है कि हमको भविष्य में पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप समय की बात करें,
अगर समय की बात करें, 1 साल के पहले अगर पैसा मिल रहा है विद इन 1 ईयर, तो हम उसको बोल देंगे करंट असेट्स, ठीक है, या बोल देंगे लिक्विड असेट्स, ठीक है। जल्दी से पैसा, हमारा जो संपत्ति कुछ भी चीज़ है वो जल्दी से पैसा कन्वर्ट होकर हमारे जेब में आ गया। और अगर समय लगता है 1 साल से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, ठीक, या फिर नॉन करंट। तो जो करंट असेट्स होगा उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर हमारा बैंक बैलेंस आ सकता है, जिसमें हमको बैंक जो है वो लगभग 4% का जो है अतिरिक्त ब्याज देती है। वो पैसा 1 साल के अंदर 3 महीने में वेरी करके हमारे अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। और कंपनी के प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कंपनी को 1 साल के अंदर बेचने हैं। मान लीजिए कि कोई शोरूम है, कोई दुकान है, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ एक बड़ा शोरूम है, वहाँ पर माल रखा हुआ है, ठीक है। अब वो सारा कंपनी का क्या काम है कि वो सारा माल 1 साल में ही बिकना चाहिए, अदरवाइज उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी। एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी तो वो माल किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसा माल जो 1 साल में कंपनी को बेचना है, वो भी उस कंपनी की क्या कहलाएगी, करंट असेट्स कहलाएगा। हमारे बैंक में अगर पैसा पड़ा है वो क्या कहलाएगा, करंट असेट्स कहलाएगा। उसके अंदर रॉ मटेरियल भी आएंगे, जो रॉ मटेरियल होते हैं ना आपके, जो कच्चा माल होता है, वो भी किस में आ सकता है, करंट असेट्स में आ सकता है। किस स्थिति में, कि अगर रॉ मटेरियल को भी हमको उसका उपयोग 1 साल के अंदर अंदर करना हो। रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल, ठीक। तो जो कच्चे माल से अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर उसका भी उपयोग आपको 1 साल के अंदर ही करना है, तो वो काय में आ जाएगा, करंट असेट्स में आ जाएगा। नॉन करंट आपने देख ही लिया, 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम लगता है पेमेंट वापस रिटर्न आने में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर हमने कोई ज़मीन जो है लंबे समय से खरीदी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो हमने आज खरीदी है, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि 10 साल बाद इस प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक। तो ये काय में आएगा, ये फिक्स्ड असेट्स में आएगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म एफडी भी हो सकती है। जो फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम एफडी करवाते हैं, वो एफडी भी इसमें आ सकती है। मान लो हमने 15 साल की एफडी करवा दी, ठीक है, तो वो भी काय में आएगी, वो भी आपकी नॉन करंट में आएगी या फिर फिक्स्ड असेट्स में आएगी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, ये सोच के कि चलो मैं 15 साल बाद देखूंगा, आज लगा दी मैंने 2 लाख रुपए और मेरे को मैं लग रहा है कि 15 साल बाद वो 2 लाख रुपए 1 करोड़ बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी सोच के लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें काय में आ जाएगी, फिक्स्ड असेट्स में आ जाएगी। तो ये तो हमने देखा अभी कि असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, नॉन करंट असेट्स क्या है, ये आपने समझा। अब हम चलते हैं, महत्वपूर्ण चीज जो है टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स क्या है और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चल संपत्ति, अचल संपत्ति, यानी कि मूवेबल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो, और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो, उसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे टेंजिबल असेट्स। देखिए जो सी है हमारा इस लिस्ट में, वो है टेंजिबल असेट्स, या उसको हिंदी में बोलेंगे मूर्त। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूर्त। इसका मतलब क्या होता है, टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी हमारी, ऐसे असेट्स हमारे जिनको हम छू सकते हैं, है ना, जिसका भौतिक स्वरूप होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारी प्रॉपर्टी, है ना, हमारी प्रॉपर्टी में हमारा घर आ जाएगा, हमारी बिल्डिंग आ जाएगी, हमारा खेत आ जाएगा, हमारी मशीन अगर कुछ है हमारे पास वो आ जाएगी, हमारे सारे वाहन, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो जो हमारा है, जिसको हम छू सकते हैं, वो काय में रहेगा, वो हमारा टेंजिबल असेट्स में रहेगा, है ना। ये आपको याद रखना, जब हम प्रश्न करेंगे तो बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं इनटेंजिबल असेट्स की। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अमूर्त, और इसका मतलब ये जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, जिसको हम छू पा रहे हैं उसका तो भौतिक स्वरूप है, लेकिन कल्पना कीजिए जिसको हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको सोच सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कॉपीराइट जो होता है ना, किसी गाने पे किसी का कॉपीराइट हो गया, वो गाना अगर हमने, वो सॉन्ग अगर हमने यूज़ कर लिया तो हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है, ठीक। इस प्रकार से किसी चीज़ का, किसी बुक पे किसी का कॉपीराइट है, किसी पर्टिकुलर किसी रिसर्च के ऊपर किसी ने पेटेंट कर दिया कि ये मैंने किया है, ठीक है, तो पेटेंट भी उसमें आएगा। किसी कंपनी का ब्रांड है, यहाँ पे कोलगेट के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपको पता है कोलगेट जो है वो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की एक बहुत बड़ी ब्रांड है। वो इतनी बड़ी ब्रांड है कि अगर कोई गांव में या कोई सिटी में भी अगर कोई टूथपेस्ट खरीदने जाता है दुकान पे, तो वो ये बोलता है कि कोलगेट दे दो, ठीक है। चाहे उसको चाहिए दूसरा, मतलब कि चाहिए उसको कंपनी दूसरी चाहिए, लेकिन वो बोलेगा कोलगेट ही कि मेरे को कोलगेट दे दो। चाहे उसको पेप्सोडेंट चाहिए, चाहे उसको सेंसोडाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, पतंजलि चाहिए, है ना, अपन कंपनी का नाम ना लें, लेकिन अगर मान लो कि उसको कुछ भी चाहिए तो क्या बोलेगा, कोलगेट दे दो,
है ना। तो कोलगेट कंपनी ने क्या कर दिया, कोलगेट कंपनी ने टूथपेस्ट शब्द को ही रिप्लेस कर दिया कि आदमी मांगने तो टूथपेस्ट जा रहा है लेकिन बोल कोलगेट रहा है। इससे किसकी गुडविल बढ़ रही है, इससे गुडविल बढ़ रही है कोलगेट की। तो ये जो गुडविल हो रही है ये क्या कौन से असेट्स में आएगा, ये आएगा इंटेंजिबल असेट्स में, क्योंकि इस गुडविल को हम छू नहीं सकते, हम इस गुडविल को छू नहीं सकते। कोलगेट की कंपनी इस गुडविल को छू नहीं सकती है, लेकिन इससे कोलगेट की कंपनी को फायदा जरूर हो रहा है, इनकम हो रही है ना। तो ये कौन सा रूप आएगा हमारा, ये भौतिक स्वरूप नहीं है गुडविल का, इसलिए ये काय में जारी है, इसलिए जारी है इंटेंजिबल असेट्स में। आपको सिर्फ ये याद रखना है, टेंजिबल मतलब होता है मूर्त और इंटेंजिबल मतलब होता है अमूर्त, और ये क्या है, इसको छू सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चल संपत्ति यानी कि मूवेबल असेट्स, जिसको हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसको हम जहां भी जाएं अपने साथ ले जाएं, ऐसे सारे असेट्स क्या कहलाएंगे, ऐसे सारे असेट्स हिंदी में बोलेंगे चल संपत्ति और इंग्लिश में बोलेंगे मूवेबल असेट्स, जो मूव कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं वो, जैसे गहने ज्वेलरी जो होती है महिलाओं की वो, या हमारी जो भी सोने चांदी वगैरह जो रखे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं अपने साथ कैरी कर सकते हैं, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा आपका सामान हो सकता है घर का, हमारी कार, हमारे वाहन जो भी हैं ये, इनको भी हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हमारे साथ में। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे चल संपत्ति। चल मतलब क्या होता है, मूवेबल। अब बात करते हैं आगे एफ यानी कि अचल संपत्ति। अचल को हम बोलेंगे इमूवेबल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इमूवेबल असेट्स। तो ये कौन से हैं जो हम हमारे साथ में लेके कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, वो वहीं रहेंगे। जैसे क्या क्या, हमारा घर है तो असेट्स है ना, कोई बिल्डिंग मान लो हमने किराए पे लगा रखी है, वहां से हमको इनकम होती है, लेकिन उस बिल्डिंग को हम साथ में लेके नहीं जा सकते, तो वो कौन से असेट्स में जाएगी, वो अचल संपत्ति में जाएगी, जो कि चल नहीं सकती। ऐसे याद कर सकते हैं, अचल संपत्ति यानी कि क्या, जो चल नहीं सकती, हम साथ में लेके नहीं जा सकते, हमारा घर हो सकता है, हमारा प्रॉपर्टी हो सकती है, हमारा खेत हो सकता है। तो अभी तक इसको अगर मैं सिर्फ असेट्स को अगर देखें तो हमने ये सब समझा, एक नंबर एग्जांपल हमने ये समझा कि असेट्स क्या होता है। तो असेट्स होता है क्या, ऐसी संपत्ति या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु जो हमको भविष्य में क्या करे, हमको भविष्य में पैसे कमा के दे, या हम पैसे की उससे उम्मीद रखें भविष्य में। हमने पहली चीज़ ये समझी असेट्स। उसके बाद हमने समझा कि करंट असेट्स, फिर हमने क्या समझा कि अच्छा पैसे कमा के देगी तो फिर क्या होगा, फिर आगे अगर समय की बाध्यता अगर हम कर दें तो क्या होगा, तो फिर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स आ जाएगा। ऐसी संपत्ति जो एक साल के अंदर ही हमको पैसे कमा के दे दे उसको करंट असेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसी संपत्ति जो हमको एक साल के बाद में पैसे कमा के दे उसको हम नॉन करंट की कैटेगरी में रखेंगे या फिक्स्ड कैटेगरी में रखेंगे। और करंट मतलब क्या होता है, करंट मतलब लिक्विड यानी कि तरलता, ठीक है। ये शब्द याद रखना, हम प्रश्न करेंगे तो काम में आएंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे फिर पढ़ते हैं टेंजिबल, अभी हमने पढ़ लिया, इंटेंजिबल हमने पढ़ लिया, और हमने मूवेबल भी पढ़ लिया, और ये अचल संपत्ति जो इमूवेबल है ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लायबिलिटीज। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। अब यहां से चीजें लिंक होती जाएगी। जैसे आप लायबिलिटीज देख रहे हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए हमको भविष्य में पैसे चुकाने होंगे। फ्यूचर में अगर हमारे जेब से पैसे निकल रहे हैं, हमको खर्चा करना ही पड़ेगा, उसको खर्चा भी नहीं बोलेंगे हम। अगर हमारा लोन चुका रहे हैं, हमने पहले कुछ लायबिलिटीज ली और अब उसको चुका रहे हैं अब, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लायबिलिटीज कहलाएगी, जिसमें क्या होता है भविष्य में पैसे चुकाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे बैंक या व्यक्ति से किसी ने ऋण लिया, या तो हमने बैंक से लोन ले लिया या हमने किसी दोस्त से, फैमिली मेंबर से पैसे उधार ले लिए, तो उसको हमको चुकाना ही पड़ेगा अब तो वो चुकाने को ही क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। अब इसमें भी अगर समय की बाध्यता आ जाती है तो फिर इसको दो भागों में बांट देते हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब फिर वही बात जो हमने असेट्स में पढ़ी कि अगर एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में ही अगर पैसे चुकाने हैं तो वो करंट लायबिलिटीज हो जाएगी, और एक वर्ष के बाद अगर पैसे चुकाने हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। और इसमें भी क्या होगा, व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो एक साल में अगर उसने कोई लोन लिया जिसको उसको एक साल में चुकाना है। कंपनी की बात करें तो वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए उसने लोन ले लिया हो बैंक से, तो कंपनी के लिए भी वो क्या हो जाएगी, एक ईयर की करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। उसके अलावा अगर नॉन करंट की बात करेंगे तो व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं हमारे, जो मान लो किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया है, 15 साल के लिए होम लोन लिया है, तो ये 15 साल तक वो क्या होगा, उस बैंक के प्रति लायबल रहेगा, ठीक है। ये उसका दायित्व होगा कि जो बैंक से उसने होम लोन लिया है उसको वो चुकाए।
तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमने देखी है। अब हम आगे देखते हैं, आप ये सारी बिंदु माइंड में रखना, ये भी हमारा जो प्रश्न लगाएंगे अभी उसमें काम में आएगा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि सेवाएं, और जो सेवाएं होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, ये इनटेंजिबल होती है। अभी हाल ही में हमने देखा था इनटेंजिबल जो होता है ये क्या होता है, अमूर्त होता है, मतलब कि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। तो सर्विसेज का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। हम किसी भी हमारे मोबाइल के अंदर सिम में रिचार्ज डलवाते हैं, ठीक है, हम पेमेंट पे करते हैं, हमको उस रिचार्ज की सर्विसेज मिलती है, लेकिन वो सर्विसेज कहीं दिखाई नहीं देती है, बस मोबाइल में हमारे नेट चलता है। बात समझ पा रहे हैं। ऐसी सर्विसेज, हम चैनल देखते हैं टीवी में, हम चैनल देखते हैं, उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको चैनल कहीं दिखते नहीं है आते हुए, ठीक है। इस प्रकार की कोई चीज़ जो कि इनटेंजिबल है, ठीक, और उसके लिए हम कोई शुल्क पे कर रहे हैं, और शुल्क पे करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा उस पर एकाधिकार हो गया है, बस हमने उस चैनल के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पेमेंट दिया और उधर से हमको उस टाइम के लिए सर्विस मिल गई, ठीक। तो सर्विस क्या होती है, जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल होती है, यानी कि अमूर्त होती है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है और साथ में उसका हमारा कोई अधिकार भी नहीं होता है। मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं, थिएटर में चैनल का एग्जांपल ले सकते हैं, और हम जो ये हमारे सिम में जो रिचार्ज करवाते हैं इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारी क्या हैं, ये सर्विसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है गुड्स एंड सप्लाईज। जो गुड्स होते हैं ना वो टेंजिबल होते हैं, जैसे सर्विस जो होती है वो क्या होती है, इनटेंजिबल होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती, कहने का मतलब जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। लेकिन जो गुड्स हैं वो टेंजिबल हैं, इनका भौतिक स्वरूप होता है। गुड्स मतलब कि होता है माल, ठीक है, तो इनका भौतिक स्वरूप होता है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो इसका भौतिक स्वरूप होता है और हमारा ही अधिकार होता है। आगे अगर हम बात करें सप्लाईज की, सप्लाईज को हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति। सप्लाईज का मतलब होता है कि सप्लाई जिसको बोलते हैं उसका मतलब होता है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ें जो कि रेडी पड़ी है बस बेचने के लिए, ठीक। कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल में होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें वर्किंग इन प्रोग्रेस होती है, ठीक, और कुछ चीज़ें क्या होती है, प्रोडक्ट बन के उसकी पैकेजिंग वगैरह होके वो बिकने के लिए तैयार होती है कि बस इसको मार्केट में अब क्या करना है, सप्लाई करना है, ठीक है। तो सप्लाई इन द सेंस क्या, सप्लाई मतलब कि रेडी आइटम जो कि बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बात करते हैं आगे इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब होता है वस्तु सूची। इन्वेंटरी मतलब होता है वस्तु सूची, एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि जो निर्माणाधीन जो काम चल रहा है प्रोडक्ट के ऊपर बनाने में, अभी प्रोडक्ट ना तो बना है और ऐसा भी नहीं है कि रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, बीच की कंडीशन है उसकी, आधा बन गया है आधा बनना बाकी है, तो वो वाली जो बैलेंस शीट पे लिखते हैं। उसके अलावा रेडी आइटम भी उसके अंदर होते हैं। तीनों चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल कितना रखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है और रेडी आइटम कितना है, तो उससे जो मिलकर सूची बनती है बैलेंस शीट पे उसको क्या बोलते हैं, उसको इन्वेंटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, हमने देखा। अब इसमें से हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इतना पढ़ने के बाद क्या क्या प्रश्न बना पा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको आपको आपके माइंड में रखना है और उसके बाद हम लोग उत्तर लगाते हैं। पहला प्रश्न है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स इज दैट अनलाइक गुड्स सर्विसेज आर। ये बोल रहे हैं कि अगर गुड्स यानी कि माल और आपका जो ये है सेवाएं सर्विसेज, अगर इसका कंपैरिजन करें, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन कि अगर इसका कंपैरिजन करें तो सेवाएं क्या हैं, तो उत्तर क्या लगेगा, सेवाएं जो है वो क्या हैं, सेवाएं जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, अमूर्त होती है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, भौतिक उसका स्वरूप नहीं होता है। उत्तर लगेगा इनटेंजिबल। 28 अप्रैल 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। आगे देखते हैं, सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुएं यानी कि टेंजिबल आइटम को क्या कहा जाता है। सामान्य मार्केट में जो वस्तुएं उपयोग की जाती है उसको क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, जो कि टेंजिबल आइटम है जिसका भौतिक स्वरूप भी होता है। मतलब कि कुल मिला के सामान्य मार्केट में, प्रश्न को समझते हैं, सामान्य मार्केट में कौन सी वस्तु टेंजिबल कहलाएगी, या इसका ऑप्शन में अगर जाएंगे हम, वर्क इन प्रोग्रेस मार्केट में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ फैक्ट्री में बन रही है यानी कि निर्माणाधीन है, मार्केट में नहीं आएगी। मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल रहेगी बिकने के लिए, रेडी आइटम। रेडी आइटम को क्या बोलेंगे, सप्लाईज। तो इसका उत्तर क्या लगेगा, सप्लाईज। इन्वेंट्री क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर तो क्या है, इन्वेंट्री के अंदर सभी चीज़ें हैं, तो सप्लाईज इसका उत्तर लग जाएगा। 28 अप्रैल 2018 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। आगे हम पढ़ते हैं, नगदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन, ठीक, जो एक इकाई के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, निम्नलिखित कहलाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई मालिक है इन संसाधनों का, कि उसके पास कैश है और कोई संसाधन है, कोई उपकरण है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आएगी, असेट्स के अंदर आएगी,
ठीक, तो इसका उत्तर लग जाएगा असेट्स, क्योंकि लाइबिलिटी हो नहीं सकता और टेंजिबल वो अलग चीज़ हो गई है, और क्योंकि वो तो टाइप है एसेट्स का। ठीक, और अकाउंट जो है, ये अकाउंट क्या है, अकाउंट बैलेंस शीट जब बनाते हैं उस प्रकार का है, तो ये इसका उत्तर लग नहीं सकता। जो प्रश्न के हिसाब से जो वो पूछना चाह रहे हैं उसका उत्तर क्या लगेगा, इसका जो सही उत्तर होगा, चौथा उत्तर होगा 28 अप्रैल 2018 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका जो सही जवाब लगेगा वो लगेगा स्मॉल टूल्स। ठीक है, जो साख है, जो गुडविल है, वो एक स्थायी परिसंपत्ति, फिक्स्ड असेट्स हो गया है वो, क्योंकि एक बार अगर किसी का नाम बन गया तो वो सालों साल चलता रहता है। ठीक है, लीज होल्ड, अगर एक बार हमने कोई ज़मीन ले ली तो वो हमारे पास रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा वाहन अगर हमने ले लिया तो वो भी हमारे पास रहेगा ही रहेगा, है ना, जब तक कि उसमें कुछ टूट फूट वगैरह ना हो। तो ये छोटे औजार जो है इस सवाल में, इस सवाल के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका उत्तर क्या लग जाएगा कि जो स्मॉल टूल्स जो हैं ये परिसंपत्ति नहीं है फिक्स्ड वाली। ये सवाल पूछा था, ये जो प्रश्न पूछा था 8 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में। आगे देखते हैं कि अगर शेयर धारक को एक कंपनी दिवालिया हो गई है, ये थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, इसको सही कर दूंगा मैं यहाँ पे। एक कंपनी अगर दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियाँ, इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उसकी परिसंपत्ति, उसकी कैसे, उसके असेट्स से ज़्यादा हो गई है, तो एक शेयर धारक को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा तो कितना भुगतान करना होगा, इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। प्रश्न समझते हैं कि किसी कंपनी का हमने शेयर लिया, हमने किसी कंपनी का शेयर लिया और उस कंपनी का जो शेयर था या कंपनी जो थी वो दिवालिया घोषित हो गई। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं बचा, दिवालिया घोषित हो गई, मतलब कि उसके पास जो असेट्स थे उनकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, और उनकी जो देनदारी है, उनकी जो लाइबिलिटीज़ है लोगों को देने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे केस में अगर उस कंपनी का शेयर हमने खरीद रखा है तो क्या हमको पे करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर लगेगा कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का उत्तर है 8 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। अब अगला प्रश्न जो है वो है, वह परिसंपत्ति, वह असेट्स जो अल्प समय अवधि में जल्दी से, ठीक है, नगद में परिवर्तित की जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी करंट असेट्स या लिक्विड असेट्स। ठीक है, 1 साल के अंदर, जल्दी इन द सेंस 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद मतलब कि ज़्यादा लेट, तो 1 साल के अंदर हो पा रही है, इसलिए उसको किस में लेंगे हम, लिक्विड असेट्स में लेंगे। और ये पूछा था हमारा 8 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन एक करंट असेट्स नहीं है। ठीक है, चालू संपत्ति कौन से नहीं है, तो इसमें से जो करंट असेट्स नहीं है ना वो इमारत लगेगा। ठीक है, जो बिल्डिंग है वो करंट असेट्स नहीं है, तो इसका उत्तर है बिल्डिंग। और 9 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 को ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बिल्डिंग को हम क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं होता, लिक्विड असेट्स नहीं है बिल्डिंग। ठीक है, या करंट असेट्स नहीं है बिल्डिंग, एक तरह से एक स्थायी असेट्स है, या उसको बोल सकते हैं अचल संपत्ति है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि चालू परिसंपत्ति यानी कि करंट असेट्स का एक उदाहरण है, इसमें से कौन करंट असेट्स का एक उदाहरण है, तो भूमि नहीं हो सकती, इमारत नहीं हो सकती और गुडविल नहीं हो सकता, इसका उत्तर लगेगा इन्वेंटरी। और ये पूछा था 11 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में। अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस शीट में, ठीक है, जो तुलन पत्र होता है बैलेंस शीट में, सोना मतलब कि गुडविल, गुडविल के रूप में प्रकट होती है। गुडविल कौन सी असेट्स है, कहने का मतलब इनटेंजिबल, गुडविल हमको दिखाई नहीं देती, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसका उत्तर लगेगा इनटेंजिबल असेट्स। और 11 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास पर लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो अपना ये डिप्रिशिएशन होता है ना वस्तु की प्राइस में, वो किस पे लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है फिक्स्ड असेट्स पे लगाया जाता है। और ये आपका प्रश्न पूछा था 11 जनवरी 2017 शिफ्ट 2 में। आगे हम देखेंगे कि लास्ट प्रश्न है कि निम्न, शायद सेकंड लास्ट है, कि निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है, मतलब कि धन का, फंड का हमने यूज किया, ये इसमें से कौन सा उदाहरण आएगा, तो इसका उत्तर जो लगेगा ना वो लगेगा कि आपके अगर दायित्व में वृद्धि नहीं हो रही है, अगर आपके स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि हो गई है, आपके असेट्स में अगर वृद्धि हो गई है, इसका मतलब कि आपने क्या किया है, आपने धन का उपयोग सही से किया है। अगर मान लो अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपन ने धन का उपयोग सही नहीं किया है, अपने ऊपर कर्ज हो गया मतलब धन का उपयोग अपन ने सही नहीं किया है। धन का उपयोग सही करेंगे ये कब कहलाएगा, जब हमारे असेट्स बढ़ जाए, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं धन का उपयोग हमने सही किया है। पहला ऑप्शन इसका सही लगेगा। 12 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा था। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने समझने का प्रयास किया कि असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है,
और इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं, फिक्स असेट्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, सप्लाईज क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। इस प्रकार से हमने चीज़ों को समझा, कुछ प्रश्न किए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वो पूरा मैथ्स जो आएगी आपकी 25 नंबर की मैथ्स उसके ऊपर बेस्ड होगा, और इसमें जो मैथ्स का लेवल है वो भी थोड़ा सा अलग है, उसको समझेंगे। और फिर हम वापस से जनरल मैनेजमेंट की किसी अन्य क्लास में अन्य टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।